तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। आरबीडी के एग्जाम्पल से करेंगे क्योंकि आरबीडी सबसे ज़्यादा यूज होता है, रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। अब हमको क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया होगा कि इन ए रैंडम ब्लॉक डिजाइन एक्सपेरिमेंट देयर आर 3 ट्रीटमेंट value T1, T2, T3. These are the 3 treatments and the block B1 and B2 for your मतलब कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम इसको मतलब छोटा ही करते हैं और इसके रिस्पेक्टिव हमको इसकी वैल्यूज दी गई होगी। ये मान लो कि 2 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। मतलब कि सेकेंड ब्लॉक में T2 की वैल्यू ये है, फर्स्ट ब्लॉक में T2 की वैल्यू ये है, 5 है और 6 है। ठीक है, लेट से ये हमको दिया गया है, ये हमारा ये। अब हमको इसको अप्रोच कैसे करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे एनोवा फिल करना है। तो सबसे पहले हम एनोवा बनाएंगे। एनोवा का पहला कॉलम जो होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और लास्ट में वेरिएंस रेशियो। ये चीज है। कल हमने जब एनोवा का मॉडल पढ़ाया था तो एनोवा में हमने बताया था कि इसका ट्रीटमेंट होता है। पहला तो वेरिएशन क्या है, ट्रीटमेंट। दूसरा ब्लॉक या रेप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक और रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, एरर एंड द टोटल। होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एनोवा फॉर आरबीडी। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, T-1। रेप्लिकेशन का R-1। टोटल का होता है RT-1। और एरर का होता है R-1 और T-1। ये चीज हमको मालूम है, इतना पता है हमको। हाँ या ना बोलो कोई। यस सर। हाँ। अब यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, मतलब यहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू क्या दी गई है, ब्लॉक की वैल्यू 2 दी गई है और ब्लॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो मतलब रेप्लिकेशन की वैल्यू हमको क्या दी गई, आर की वैल्यू क्या है 2, आर इज इक्वल टू 2। ट्रीटमेंट कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं हमारे पास 3 है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, मेंटल यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ। 6। 6। तो हमारा क्या होगा 6 हो गया। अब क्या है, इसको टेबल को आगे भर लेते हैं। ट्रीटमेंट कितने हैं 3 है, तो इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ओके, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसके लिए 5 - 1 और सॉरी 6 - 1 इज इक्वल टू 5। और इसके लिए करोगे
तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमने इसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया। ठीक है, बोलते जाओ भाई जल्दी जल्दी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो, अब इसके बाद क्या है, अब हमको ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमको अप्रोच करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो हमको इसका सम करना है। इसको कहते हैं समेशन टी आई, मतलब T1 का सम। पूरे T1 का सम कितना होगा? इसको सम करो, इसको सम करो, कितना आएगा? 4। इसको सम करोगे कितना आएगा? 7। इसको सम करोगे कितना आएगा? 11। और ये होता है तुम्हारा ब्लॉक वाइज सम, बीजे जिसको कहते हैं। इस पूरे को सम करोगे तो कितना आएगा? 10। इसको पूरे को सम करोगे तो कितना आएगा? 12। और ये जो आएगा इसका ग्रैंड टोटल होता है। ये जो है हमारा ग्रैंड टोटल है, जिसको शॉर्ट में जीटी लिखते हैं। जीटी, ठीक। और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ठीक। अब क्या है, अब हमको कुछ फॉर्मूले जानने होंगे। टेबल कंप्लीट करने के लिए हमको पहले तो करेक्शन फैक्टर, ये हमारा क्या है? करेक्शन फैक्टर है, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा GT² अपॉन n। ठीक। तो इस केस में हमारा GT की वैल्यू क्या है? 22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या है? 6। ये सॉल्व करोगे तो नियरली 80.6 आएगा। मेरे पास वैल्यू थोड़ा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना है, लगभग यही आएगा। फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल वैल्यू याद हो जाना। ठीक। दूसरी चीज क्या? इसको कहते हैं ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, TRSS कहते हैं। इसको बी ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर, BSS कहते हैं। इसको कहते हैं इरर सम ऑफ स्क्वायर, और इसको कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ओके, सो अब फॉर्मूला देखते जाओ, इन चारों का फॉर्मूला। TSS जिसको कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है समेशन YIJ का स्क्वायर, I इज इक्वल टू 1 टू I, और J इज इक्वल टू 1 टू T, और I इज इक्वल टू 1 टू R। मतलब जितना रेप्लिकेशन उतना J तक जाएगा, और जितना ट्रीटमेंट है वो I तक जाएगा, माइनस CF। ये जो करेक्शन फैक्टर है हमारा, ठीक। YIJ का मतलब क्या होता है? ये एक एक एंट्री है, एक एक एंट्री। ये वाली इसको क्या कहेंगे? Y11। इसको Y12। इसको कहेंगे Y21। इसको कहेंगे Y22। इसको कहेंगे Y31। इसको कहेंगे Y32। ठीक। तो हर का स्क्वायर करना है हमको, मतलब किसका किसका स्क्वायर करना है? 2 का स्क्वायर करना है, +2 का स्क्वायर करना है, +3 का स्क्वायर करना है। मतलब जितनी भी वैल्यू है सबका स्क्वायर करके सम कर देना है। 5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, सबका स्क्वायर कर दिया, टोटल 6। माइनस करेक्शन फैक्टर मेरा क्या है? 80.6, जो ये वैल्यू आई थी। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप सॉल्व करना तो ये 94 आएगा। ठीक। उसमें 80.6 माइनस कर दिया तो ये हमारा आ जाएगा
13.4 एक वैल्यू ये। ठीक, ये फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला ऊपर वाला याद रखना है। ठीक, करेक्शन फैक्टर याद रखने हैं। उसके बाद हमको क्या निकालना है, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर, जिसको TRSS कहते हैं, ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा समेशन I इज इक्वल टू 1 टू TI का स्क्वायर, TI का डॉट का स्क्वायर माइनस CF, और ये जो है ये डिवाइडेड बाई 1/R होता है। रेप्लिकेशन केवल इसी से डिवाइड होगा, करेक्शन फैक्टर से डिवाइड नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि TI, कैपिटल TI हमारा क्या है, कैपिटल TI मतलब हमारा ये वैल्यू, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। हमारा कैपिटल TI क्या है, ये है कि ये हमारा T1 का सम है, ये हमारा T2 का सम है, ये हमारा T3 का सम है। अब हमको इसका स्क्वायर करना है। और ध्यान से देखो कि ये एंट्री कितनी बार जुड़ गई है, T1 तो एक बार जुड़ी है, दो बार जुड़ी है, इसलिए इसको हमको नंबर ऑफ ब्लॉक से डिवाइड भी करना है, ताकि वो एंट्री की डबलिंग ना हो, केवल एक ही बार जुड़े। तो इस केस में इसको हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस करेक्शन फैक्टर हमारा 80.6 आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होगी। किसी को कोई दिक्कत इस बात में, बोलो। नो सर। ठीक, एक ये वैल्यू आ गई। अगली चीज क्या है, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर जिसको BSS कहेंगे, इज इक्वल टू होगा समेशन J इज इक्वल टू 1 टू R, और यहाँ पे लिखेंगे B डॉट J का स्क्वायर, B डॉट J का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर, और ये भी डिवाइडेड बाई ट्रीटमेंट। याद रखना, जहाँ ट्रीटमेंट यूज करते हैं वहां पर रेप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे, और जहाँ रेप्लिकेशन यूज करेंगे या ब्लॉक यूज करेंगे वहां पे T से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा BJ की वैल्यू क्या है, BJ की वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी BJ की वैल्यू है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ट्रीटमेंट टोटल कितने हैं, 3 हैं, माइनस करेक्शन फैक्टर हमारा क्या है, 80.6। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ये वैल्यू आएगी। ठीक, अब ध्यान से देखो कि हमने TSS निकाल लिया, TRSS निकाल लिया, BSS निकाल लिया, लेकिन एक मेरे दोस्त, हम तुम लोग को एक बात बताए हैं कि ईरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला नहीं होता। हम क्या करते हैं, टोटल में से इस सबको घटा देते हैं, नोन फैक्टर को घटा देते हैं, तो हमारा ईरर निकल आता है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि ईरर सम ऑफ स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या होगा, तो ईरर ESS लिख लो, ईरर सम ऑफ स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला होगा TSS माइनस TRSS माइनस BSS। ठीक, सिंपली ये हो जाएगी हमारा 13.4 माइनस 12.4 माइनस 0.73, इट्स गिव यू 0.27। ये हमारा इरर सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होगी।
किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी प्रकार की दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? बोलो जल्दी जल्दी। बोलो हेलो। इतना समझ में आया? यस सर। ठीक। अब इसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक। मीन सम ऑफ स्क्वायर के लिए एक फॉर्मूला याद रखना कि जो मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है वो नथिंग बट ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर और उसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से हमको डिवाइड कर देना है। उसी तरीके से ब्लॉक मीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी यहाँ पे एम टी लिख देते हैं शॉर्ट में, इसको एम बी लिख देते हैं शॉर्ट में। एस एस इज इक्वल टू बी एस एस डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। एंड फॉर error mean sum of square, error mean sum of square EMS is equal to ESS divided by respective degree of freedom R minus वन and T minus वन। टोटल के लिए कोई बात नहीं होती। ठीक है, सबको कोई दिक्कत इसमें? बोलो। याद रखो, यही एनोवा में पूछेगा, एनोवा में कंप्लीट करने के लिए यही वैल्यू आ गई थी लास्ट टाइम। तो वो कुछ नहीं करना होता, ये वैल्यूज को इसके रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो 12.4 डिवाइडेड बाई इसका रिस्पेक्टिव डिग्री फ्रीडम क्या है, 2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6.2। उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 0.73 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 0.73 ही आने वाला है। और इधर सम ऑफ स्क्वायर को करते हैं तो ये होता है 27 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 0.135 आएगी। ठीक है। ओके, हमने चार कॉलम भर लिया। बोलो। यस सर। बोलो। चलो, अब जो नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा एफ वैल्यू। एफ वैल्यू जो निकालते हैं, हमेशा याद रखना सबके डिनोमिनेटर में ईएमएस होगा। ये क्या रेशियो है, एफ वैल्यू क्या वेरिएंस का रेशियो है। तो मीन का ट्रीटमेंट मीन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ईएमएस, ये तुम्हारी एफ वैल्यू देता है। और अगर ब्लॉक का एफ वैल्यू निकालना होगा तो वो क्या है, ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर अपॉन ईएमएस, बस। और इसकी वैल्यू नहीं निकाली जाती। ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई, ये तुम्हारा एनोवा कंप्लीट हो गया। मतलब अब सॉल्व कर लेना, इसके बाद जो वैल्यू भी आ जाए। ठीक है, 6.2 डिवाइडेड बाई 0.135, और इसके बाद ये वैल्यू है 0.73 डिवाइडेड बाई 0.135। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये जो वैल्यू आएगी ये हमारी एफ वैल्यू होगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलो, ये आ गई तुम्हारी, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आ रही है हमारी 45.9। ठीक। और इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5.4। ये क्या है मेरा, ये है एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये जो है एफ की
कैलकुलेटेड वैल्यू है। समझ में आई मेरी बात? अब फिर जो याद करो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था, अब क्या है कि इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को हम एफ के टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो या तो ये इससे ज्यादा होगा या तो ये इससे कम होगा। ठीक, अगर ज्यादा है तो फिर क्या है कि डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। और जब कोई चीज सिग्निफिकेंट होती है मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और रिजेक्टेड। और नल हाइपोथेसिस में हम मान के चलते हैं कि ये जितने भी मीन होते हैं सब इक्वल होते हैं, मतलब कि से हमने याद करो एफ टेस्ट में हमने एक लिखवाया था ना कि इक्वालिटी ऑफ सेवरल मीन्स यूज करते हैं नोवा में, और वहीं पे एफ टेस्ट की यूटिलिटी है। तो अब मान के चलते हैं कि जो टी आई आई वन है बार है, टी टू बार है, ठीक है, टाउ बार इसको कहते हैं, टाउ थ्री बार, ये सब आपस में इक्वल होंगे, मतलब सेवरल मीन आपस में इक्वल होंगे। अगर मान के चलो कि नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट कर रहे हैं मतलब कि इट मीन्स इट इज नॉट इक्वल। और अगर एफ वैल्यू, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू एफ टेबलेटेड वैल्यू से कम आती है तो हम कहते हैं डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट एट द गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, difference is non-significant, significant, so h naught is accepted। ठीक है, h naught accepted मतलब ये इक्वलिटी ऑफ मीन को फॉलो करती है। अब दूसरी चीज सोचने वाली चीज बता देना, ठीक, याद रखना कि f की दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। f को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं n1 कामा n2, n1 n2। n1 इसका पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और n2 हमारा दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर मान के चलो कि एनोवा में तुमको इस तरीके से दिया है, तो जो पहला N1 होता है वो ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और अगर N2 जो होता है वो ईरर का डिग्री फ्रीडम होता है, ईरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। सो अगर हमको कोई कहेगा कि इसकी एफ वैल्यू को किस पे चेक करेंगे, तो हम एफ वैल्यू किस पे चेक करेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2 है, और ईरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 2, 2 इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कभी कभी आपके एग्जाम में नहीं लेकिन हमारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बनता है कि एफ 5,6 है और ये आरबीडी फॉलो कर रहा है, तो इसका ईरर डिग्री मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने होंगे। तो ये हमको मालूम है कि नंबर ट्रीटमेंट ईरर डिग्री फ्रीडम क्या है, t-1 इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 5 + 1 इज इक्वल टू 6। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जामों में आते हैं, आपके एग्जामों में नहीं है। आपके लिए जो चीज जानकारी के लिए थी वो ये फार्मूले ये फार्मूला। तो न्यूमेरिकल सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं? बोलो, समझ में आया? हाँ या ना बताओ। यस सर। तो ये है आरबीडी। अब कल किसी ने बोला था कि सर पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था स्टैंडर्ड एरर से। तो दो चीजें जान लो, क्रिटिकल डिफरेंस होता है, क्रिटिकल डिफरेंस, जिसको हम लोग सीडी कहते हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर इनटू टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये वैल्यू याद रखना। तो ये याद रखना सी डी इज इक्वल टू एस सी
इंटू टी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक। इसको याद रखना। और स्टैंडर्ड एरर तुमसे अगर पूछेगा स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू क्या होती है, तो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट अंडर रूट 2 EMS अपॉन आर। EMS हमारा क्या था, यही तो है EMS, एरर मीन स्क्वायर। अगर हमको इसी का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एरर मीन स्क्वायर का 2 टाइम्स करेंगे अंडर रूट डिवाइडेड बाई आर। सो अगर यहाँ पे हमको सॉल्व करना होगा इसको वैल्यू, तो लिखेंगे 2 × 0.135, आर की वैल्यू कितनी कितनी बार रिप्लीकेट किया है, 2 टाइम्स रिप्लीकेट किया है, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट में जो वैल्यू आएगी इसकी, ये हमारा EMS की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा, ठीक है। यही तुम्हारा स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है। बोलो। यस सर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा जितनी भी चीजें बन सकती थी और जितने छोटे न्यूमेरिकल या एनोवा कंप्लीट करने का बन सकता था हमने बता दिया। ओके, अप टू नाउ। सैंपल दिया हो, सैंपल यस दिया हो तो क्या एक बार आया था सर, CRD में सैंपल भी दिया था और रिप्लिकेशन भी दिया था, ट्रीटमेंट दिया था, और इधर आप इधर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको, पूछा था। मुझे याद है वो क्वेश्चन में, ये मुझे किसी ने भेजा था, आपके सीनियरों में से किसी। उसको हम करेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। थैंक्स। हाँ, अभी के लिए इतना बेसिक में रखो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब उठाएंगे तो उसको बताएंगे, क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट मर्ज है, एक सैम्पलिंग का है, एक एरर डिजाइन का है। तो पहले आप डिजाइन के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, फिर उसके बाद बताता हूँ उसको। अब हमारा जो अगला जो डिजाइन है, अभी तक जितनी भी डिजाइन पढ़े, CRD RVD LSD जो भी पढ़े, उसमें केवल एरर के टर्म कितने आ रहे थे, 1 एरर टर्म आ रहे थे, यानी उसको एक सिंगल फैक्टर डिजाइन कहते थे, ठीक है। अब क्या है कि हमारी चीजें जो है, कहानियां थोड़ी बदलेंगी, ठीक है। तो उसी के लिए हम 2-3 चीजें बताएंगे, छोटी छोटी चीजें, जो पहली बार हो सकता है कोई सुन रहा हो। एक होता है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारा, तो याद रखना, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है कि मोर देन वन फैक्टर को साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं हम लोग, एट 2 और मोर लेवल। मतलब हमको एक से ज्यादा फैक्टर की स्टडी साइमल्टेनियसली करनी होती है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे, तो ये हमारा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। अब देखो, एक डाउट सबके मन में आता है कि ये फैक्टर क्या है, लो और ये तुम्हारा लेवल क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि फैक्टर और जो तुम्हारा लेवल है वो कोई कुछ नहीं डिफरेंट, मतलब एक फैक्टर क्या है, ट्रीटमेंट है, उसके लेवल, या मान लो एक फैक्टर क्या है तुम्हारा, फर्टिलाइजर डोज है, उसके डिफरेंट लेवल क्या हो सकते हैं, या तो फर्टिलाइजर 0 दे दो, या 10 kg है, 20 kg है, 30 kg है, 40 kg है, ये सब क्या है हमारा, ये इसके डिफरेंट लेवल है ऑफ ए सिंगल फैक्टर। तो याद रखना, जो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है उसको LF से जानते हैं, L के पावर F, मतलब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट को हम L के पावर F से जानते हैं। L क्या है, हमारे लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा F जो है फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। L की पावर F, समझ में आई मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मान के चलो कि 2 की पावर 3 है, तो इसका ये मतलब होता है कि 3 फैक्टर और 2 लेवल है। और अगर 3 की पावर 5 लिखता हूं तो उसका मतलब है कि 5, 3 लेवल 5 फैक्टर्स। समझ में आया मेरी बात।
तो कभी कभी ऐसे ही लिख देता है कि 2 लिख दे, 2 जनरली तो यही पूछता है, क्योंकि 2 में तो हो सकता है तुम गेस करके भी सही कर लो, ठीक है। लेकिन जानने के लिए LF रूल याद रखना इसको। L मतलब लेवल नीचे रहता है और उसका पावर जो है वो फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अब जब ये एक से ज्यादा फैक्टर की स्टडी करता है, मान लो एक से ज्यादा के फैक्टर की स्टडी करता है, तो जनरली मतलब मान के चलो कि 2 फैक्टर स्टडी होंगे। तो इसमें क्या है कि इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज पहला तो है कि हम सभी फैक्टर का मेन इफेक्ट तो स्टडी करते हैं, ठीक है। मेन इफेक्ट को तो स्टडी करते ही करते हैं, साथ ही साथ इन दोनों के इंटरेक्शन इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं, कि इन दोनों के इंटरेक्शन से अगर कोई इफेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसको भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा क्या है कि अलग अलग उसको स्टडी ना करके सेम फील्ड पे हम 2 फैक्टर को स्टडी कर ले रहे हैं और उसके इंटरेक्शन को भी स्टडी कर रहे हैं। तो इससे हमारे क्या रिसोर्सेज की सेविंग होती है, ठीक है, लैंड की सेविंग हो रही है, तो पैसे की सेविंग होती है, तो काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का आने का कॉन्सेप्ट यही है कि एक से ज़्यादा फैक्टर की स्टडी करना है एट डिफरेंट लेवल्स, ओके। उसमें उनके मेन इफेक्ट्स को भी मतलब इंडिविजुअल इफेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उसके इंटरेक्शन इफेक्ट को भी स्टडी करेंगे, ठीक। तो जनरली क्या मान के चलो कि जैसे मेरे क्या 2 2 into 2 का ही हम समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 3 जगह जब सॉल्व करोगे तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको हो सकता है कहीं देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा कि 2 का मतलब होता है 2 लेवल और 2 फैक्टर, 2 फैक्टर्स एंड 2 लेवल। 2 लेवल्स, ये हो गया हमारा। अब क्या है कि मान के चलो कि एक फैक्टर हमारा A है, एक फैक्टर हमारा B है। अब पॉसिबिलिटी 2 लेवल A का क्या हो सकता है? A नॉट मतलब किसी में A का एप्लीकेशन ही नहीं है, A1 मतलब वो प्रेजेंट है। उसी तरह B नॉट B एब्सेंट है और B1 मतलब B प्रेजेंट है। तो ये 4 फैक्टर से और सॉरी 2 फैक्टर और 2 लेवल से हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो कोई जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है। बहुत ही रेयर, हालांकि इससे क्वेश्चन कभी नहीं आया, ठीक। लेकिन छोटी सी बात है, इसको जानोगे तो आगे की चीजें पढ़ने में आसानी होगी, या आगे मन लगा रहता है, 1 2 क्वेश्चन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनता है? A0 मतलब A भी एब्सेंट है और B भी एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है? B एब्सेंट है और A प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है? A एब्सेंट है, A0 मतलब A एब्सेंट है और B1 मतलब B प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है? दोनों प्रेजेंट है। तो ये हमारे केसेस बन गए। तो अब जो है इसका जो सम होगा, इसका जो सम आएगा वो क्या देगा हमको? सिंपल इफेक्ट ऑफ A देगा एट B0 लेवल ऑफ। इसमें देखो 2 इफेक्ट्स होते हैं, जो क्वेश्चन हम डायरेक्टली डिस्क्लोज कर देते हैं। एक सिंपल इफेक्ट होता है, ठीक है, और एक मेन इफेक्ट होगा। तो तुमसे पूछेगा सिंपल इफेक्ट और मेन इफेक्ट क्या होते हैं। ये मतलब एक बुक, ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ोगे उसकी, एग्रीकल्चर विजार्ड, तो उसमें ये क्वेश्चन है, 2 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें तुमको ये मिल जाएगा, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अगर इनको सम करोगे तो ये जो वैल्यू देगा तुमको, ये देगा सिंपल इफेक्ट ऑफ A एट B नॉट लेवल ऑफ B। सिंपल इफेक्ट ऑफ A एट B नॉट लेवल ऑफ B। वही जो इससे दिख रहा है वही हमने बता दिया। और यहाँ से इसको सम करने पे, इस तरीके से सम करने पे, ठीक है, इस तरीके से सम करने पे ये सिंपल क्या देगा? सिंपल इफेक्ट ऑफ A एट B1 लेवल ऑफ B। और हमसे कोई पूछेगा तो बी नॉट लेवल पे सिंपल इफेक्ट ए का क्या होगा, तो हम दोनों को
इस तरीके से ऐड कर देंगे। और ए का पूछेगा एट B1 लेवल ऑफ बी, तो हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। उसी तरीके से यहाँ सिंपल इफेक्ट ऑफ बी एट ए डॉट लेवल, यहाँ पर जोड़ोगे तो सिंपल इफेक्ट ऑफ बी एट A1 लेवल ऑफ ए। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको एक पूछेगा कि इंटरेक्शन क्या होता है, या मिक्स्ड मेन इफेक्ट। पहले मेन इफेक्ट क्या होता है, मेन इफेक्ट के लिए फॉर्मूला, मेन इफेक्ट का फॉर्मूला होता है एवरेजेस ऑफ टू सिंपल इफेक्ट। किसी भी दो सिंपल इफेक्ट का तुम एवरेज ले लो तो वो तुम्हारा मेन इफेक्ट दे देता है। ठीक है, दो सिंपल इफेक्ट का अगर तुम एवरेज ले लोगे तो वो तुम्हारा मेन इफेक्ट दे देगा। और एक होता है इंटरेक्शन इफेक्ट, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस। इंटरेक्शन इफेक्ट, इंटरेक्शन इफेक्ट में हम दोनों इफेक्ट का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो ये एवरेजेस ऑफ टू सिंपल इफेक्ट मेन इफेक्ट देता है, और डिफरेंस ऑफ टू सिंपल इफेक्ट ये हमको डिफरेंस ऑफ टू सिंपल इफेक्ट हमको ये इंटरेक्शन इफेक्ट देता है। बस यही दो लाइन आपको जाननी है, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है। इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक, ये हो गई आपकी चीज कहानी। और मोटा मोटा अगर आपको फॉर्मूला भी अगर जानना है तो ये हो जाता है ए बी मतलब इंटरेक्शन होता है ए और बी का, तो हाफ A-1 B-1 ये उसका हो जाता है। अगर ए का मेन इफेक्ट निकालना है तो 1/2, एवरेज लेना है 1 - 1 और बी इंटू बी, ये ए का मेन इफेक्ट है, और बी का याद करना है तो ये उनके लिए है जो थोड़ा स्टैटिस्टिक पढ़ रहा है या स्टैटिस्टिक से एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए। ठीक, बाकियों के लिए नहीं है, इसको मत देखना। तो ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हमको दो फैक्टर की स्टडी करते हैं साइमल्टेनियसली, और साथ ही साथ उसके इंटरेक्शन की भी स्टडी करते हैं। तो वहीं से चीजें आती हैं कि जो हम स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन पढ़ेंगे, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली कुछ नहीं है, एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है। इट इज ए टाइप ऑफ फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जिसमें हम दो फैक्टर की स्टडी करेंगे और साथ ही साथ उनके इंटरेक्शन की भी स्टडी करेंगे। एक टर्म होता है कंफाउंडिंग, जिस तरह से फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट सुना है उसी तरह से बस कंफाउंडिंग समझ लो। कंफाउंडिंग, कंफाउंडिंग क्या होता है, कंफाउंडिंग कुछ नहीं होता, ये टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग द ब्लॉक। मतलब क्या है, मतलब इसमें कि जो हायर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बस याद रखना, कंफाउंडिंग से हम ब्लॉक की साइज को कम करते हैं या नंबर ऑफ ब्लॉक को रिड्यूस करते हैं। टेक्निक टू रिड्यूस द ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज बाय excluding the higher order instruction, including the higher order instruction। बस इतनी चीजें जाननी थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सबको? हाँ या ना? क्लियर है? हेलो हेलो। यस सर, यस सर।
ओके, अब याद रखो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन और स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। अब जैसे कि आरबीडी, सीआरडी और एलएसडी जो है वो तुम्हारा 1 ईयर डिजाइन है, उसी तरीके से याद रखना कि जो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है वो 2 ईयर डिजाइन है, इसमें 2 ईयर आएंगे, ठीक है, 2 ईयर टर्म आएंगे। और स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन ये तुम्हारा 3 ईयर डिजाइन है, मतलब इसमें 3 ईयर डिग्री, मतलब 3 ईयर आएंगे, अभी हम बताएंगे कैसे आएंगे, ठीक, 3 ईयर डिजाइन। इसके लिए एग्जांपल याद रख लेना कि फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, इसके लिए एग्जांपल याद रख लेना दिमाग में हमेशा, फर्टिलाइजर एंड प्लाविंग, और सॉरी इरिगेशन एंड प्लाविंग, ठीक। ये दोनों फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है, इसमें 2 फैक्टर की स्टडी करते हैं, इसलिए हमने बोला एक फैक्टर हमने ए, एक फैक्टर को बोला बी, उसी में एक फैक्टर हमारा ए है, एक फैक्टर हमारा बी है, ठीक। अब देखो स्प्लिट प्लॉट डिजाइन और स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन में अंतर क्या है, या किस पॉइंट पे ये अंतर हो जाता है। जैसे कि ये हमारा फैक्टोरियल डिजाइन, ये एक फैक्टर ए है, एक फैक्टर बी है, तो इसमें जो हमारा एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं मेन फैक्टर, ये हमारा मेन फैक्टर होता है, और ये हमारा सब फैक्टर होता है, ठीक। मेन फैक्टर और सब फैक्टर होता है, मतलब कि जो हम लार्जर एरिया में इस्तेमाल करेंगे, जैसे इरिगेशन है, खेत में हमको अगर पानी देना है तो हम पूरे खेत में पानी देते हैं लार्ज एरिया में। और फर्टिलाइजर जो है थोड़ा सा तुम, मतलब सब फैक्टर है जिसको छोटे छोटे प्लॉट्स में, यानी सब स्मॉलर एरिया में हम अलग अलग लेवल पे करके ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे लिए एक मेन फैक्टर होता है, दूसरा सब फैक्टर होता है। जो मेन फैक्टर होता है उसको जनरली हम लार्जर एरिया देते हैं, ठीक, लार्जर एरिया, जो कोई भी मेन फैक्टर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलाइजर, मैंने एक एग्जांपल दिया, यानी याद रखना जो मेन फैक्टर होगा उसको लार्जर एरिया मिलेगा, जो सब फैक्टर होगा उसको स्मॉलर एरिया मिलेगा, ठीक। मतलब कि ये क्या है कि पूरी ये फील्ड है, ये मेन फील्ड है, इसमें पूरे में तुमने इरिगेशन कर दिया, अब इसमें क्या है तुमने छोटे छोटे स्प्लिट कर दिया, मतलब इसको छोटे छोटे प्लॉट्स में तुमने स्प्लिट कर दिया, ये तुम्हारा क्या स्प्लिट प्लॉट है। अब इसमें तुम अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ वो कर रहे हो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। उसी तरीके से ये एक प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर फिर फर्दर एक प्लॉट बना दो जिसको सब प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, मेन प्लॉट होता है, मेन प्लॉट में लार्जर एरिया वाला मेन प्लॉट होता है, जो इसको होता है सब प्लॉट होता है, ठीक। मतलब एक, हम तो ए की स्टडी भी करेंगे, बी की भी स्टडी करेंगे, और इन दोनों के इंटरेक्शन की भी स्टडी करेंगे, सेम एज फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो हमको कहता है, एक्शन की भी स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आई मेरी? बोलो Yes, sir. भाई। अब याद रखना कि इसमें जो चीज छोटे एरिया में होगी उसकी हमेशा एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जैसे कि जो सब प्लॉट में जो भी फैक्टर लगेगा उसकी स्टडी हम ज्यादा प्रिसाइजली कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द ट्रीटमेंट दैट इज यूज इन लार्जर एरिया, ओके। तो ये हमारा स्प्लिट प्लॉट डिजाइन की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर ए है, एक फैक्टर बी है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई मेरा मेन फैक्टर है कि सब फैक्टर है, दोनों हमारे लिए क्या है, मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर है, ये भी हमारा क्या है, मेन फैक्टर है, ठीक है। तो मतलब दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल एरिया देंगे, इक्वल एरिया। मीन्स इसका जो लेआउट बनेगा इस तरीके, चौड़ी पट्टी जैसा स्ट्रिप बनेगा। अगर ए को करना है तो ए इस तरीके से स्ट्रिप बनाएगा,
यानी A B C, मतलब यानी A1 A2 A3, इस तरीके से ये A हो गया। उसी तरीके से ये B1 का हो गया, ये B2 का हो गया, ये B3 का हो गया। मतलब दोनों को जो एरिया है इक्वल लाइक टाइप एरिया चाहिए। जैसे कि प्लाविंग करना है, इरिगेशन करना है, तो हम चाहते हैं ज़्यादातर हम, ऐसा तो नहीं है कि एक छोटा सा प्लॉट में प्लाविंग करोगे फिर आगे निकल जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे। इरिगेशन करोगे और प्लाविंग भी करोगे तो बड़े एरिया में करोगे, और दोनों हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है कि दूसरा जो था स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक सब फैक्टर था जो कि कम स्टडी, मतलब जिसको छोटा एरिया में स्टडी करना है, और एक हमारा क्या मेन फैक्टर है जिसको लार्ज एरिया में स्टडी करना है। उसी के अंदर ही हम सब प्लॉट बनाते हैं। जैसे ये मेरा मेन प्लॉट है, ये अगर मेरा मेन प्लॉट है, इसी के अंदर ही हम स्प्लिट करके ये छोटे छोटे सब प्लॉट्स बनाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हमारा दोनों इक्वली मेन प्लॉट्स होते हैं। ठीक, ये डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों का सबको? स्ट्रिप प्लॉट और स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में ये डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? बोलो हाँ या ना। बोलो जल्दी जल्दी। यस सर। ठीक है, अब क्या है कि अब इनका एनोवा पढ़ लेते हैं, बस काम खत्म कहानी। और इनका बस 2 बार एनोवा बना लेना, ठीक है, याद हो जाएगा। पहले हम पढ़ेंगे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन का। स्प्लिट प्लॉट डिजाइन, स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एनोवा में सीधी बात है, पहले जब भी आएंगे तब एक ही काम करेंगे, सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, और वेरिएंस एफ वैल्यू। ठीक, इस जब उसमें नहीं पढ़े हम लोग इतनी सारी चीजें, तो इसमें भी पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी हमको बस सोर्स पढ़ना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो इसमें सोर्स क्या हो, पहले तो मेन फील्ड लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे मेन फील्ड, जो हमारा मेन फील्ड है। मेन फील्ड में हमने क्या किया, रेप्लिकेशन किया है। रेप्लिकेशन मतलब ब्लॉकिंग, रेप्लिकेशन। उसके बाद फैक्टर ए लगाएंगे, उसकी तरह उसी के बाद ईरर ऑफ ए होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए, यानी कि मेन फैक्टर का मतलब जो हमारा ईरर होगा वो आएगा मेन फील्ड का। अब उसके बाद सब प्लॉट की बात करते हैं, एकदम ये सेम आरबीडी बन गया हमारा। अब सब प्लॉट में आते हैं। सब प्लॉट में देखा जाए तो एक हमारा बी आएगा, जो कि हमारा लीस्ट फैक्टर है, मतलब सब प्लॉट में जो मतलब हमारा इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हो जाएगा। उसके बाद ए बी का इंट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब ए और बी का इंट्रैक्शन का वैल्यू आ जाएगी, और ईरर ऑफ बी आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 2 बार बनाओगे याद हो जाएगा। ठीक, टोटल कर लेते हैं ये, तो ये चीज बनता है तुम्हारा स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में पूरी कहानी। और इसमें देखोगे कि ईरर टर्म कितनी बार आया है। एक क्या है, मेन प्लॉट का ईरर है, एक क्या है, सब प्लॉट का ईरर है। ठीक, इसीलिए इसको क्या मैंने शुरू में क्या बोला था, टू ईरर डिजाइन, टू ईरर डिजाइन। आरबीडी सीआरडी एलएसडी की बात करते हैं तो इसको हमने क्या बोला, वन ईरर डिजाइन। वन ईरर डिजाइन बोलने का मतलब केवल एक ही तो ईरर है यहाँ पे, इसको वन ईरर डिजाइन कहते हैं ये तीनों को। इसलिए उन तीनों को एक साथ पढ़ा और इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब इसको भरना शुरू करते हैं। तो मेन है आर, आर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, आर माइनस वन। ए का होगा ए माइनस वन। सिंपल आरबीडी की तरह क्या होगा, ये मान लो टी है तो इस आरबीडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ए माइनस वन आर माइनस वन। यहाँ पे बी माइनस वन, यहाँ पे ए बी है तो दोनों में से एक एक घटा दो, ए माइनस वन
और b माइनस 1, और यहाँ पे अगर टोटल लिखना है तो a b इंटू आर माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो याद रखना जो मेन इफेक्ट है उसमें से कुछ नहीं घटाओगे, बस रेप्लिकेशन और उसमें से घटा दोगे। यानी जो सब प्लॉट है उसमें जिसमें मेन प्लॉट का जो इफेक्ट है उसमें से कुछ नहीं माइनस करना, बाकी जो स्मॉलर प्लॉट है और रेप्लिकेशन उससे माइनस कर देना। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ये स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो तुम यही लिखना, ये वाला मत यूज कर देना। ये ज्यादातर मतलब वो पूछना चाहेगा तो वो इसी को पूछेगा, ठीक है। तो उसके एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं बी के लिए, तो ये हो जाता है ए आर माइनस 1 और बी माइनस 1, एरर डिग्री ऑफ 5। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन में कोई मेन फील्ड नहीं है, कोई मेरे लिए वो नहीं है, सब फील्ड नहीं है, ठीक है। दोनों मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, हम इसको इस तरीके से करेंगे स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन। सोर्स ऑफ वेरिएशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू। इसमें याद रखना कि एकदम ये चीज ये लिखना शुरू कर दो। जैसे ये ए के लिए तुमने लिखा, सेम यही चीज ए के लिए लिखो, सेम यही चीज फिर बी के लिए लिख दो, जहां जहां ए है वहां वहां बी लिख दो। फिर उसके बाद सोचा जाएगा क्या करना आगे। तो हमने पहले रेप्लिकेशन लिखा, ए लिखा, एरर ऑफ ए लिखा, ठीक। फिर बी लिखा, रेप्लिकेशन एक ही बार यूज करना, ठीक। बी लिखा, एरर ऑफ बी लिखा, उसके बाद ए बी लिखा, ए बी मतलब इंट्रैक्शन हो गया, और इसका एरर लिखा, एरर का ऑफ ए बी, और फिर नीचे टोटल लिख दिया। इतनी सारी चीजें इसमें रहेंगी। अब देखो इसमें एरर के कितने टर्म हो गए, 1 2 3। समझ में आया? इसीलिए हमने इसको शुरू में क्या लिखा था, 3 एरर डिजाइन, और इसको हमने लिखा था 2 एरर डिजाइन, ठीक। अब इसको भरना शुरू करो, बहुत इजी है, ठीक। आर की वैल्यू आर माइनस 1, ए की वैल्यू ए माइनस 1, ये आर बी डी बन जाएगा, ए माइनस 1 आर माइनस 1, इसकी वैल्यू बी माइनस 1, इसकी वैल्यू होगी बी माइनस 1 आर माइनस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ए माइनस 1 बी माइनस 1। बस 2-3 बार लिख लेना, बाकी चीजें हो जाएंगी। इसमें तीनों माइनस 1 कर दो, किसी में छोड़ना नहीं है, बी माइनस 1 और आर माइनस 1। तो ज्यादातर एग्जाम में यही वाला पूछता है, इंट्रैक्शन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। सो तुम्हारा इसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा, ए माइनस 1 बी माइनस 1 आर माइनस 1, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक यस है। सर। अब स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में एक फॉर्मूला मेरा याद रख लेना, ठीक है। वो क्या कहता है कि प्रिसीजन तुमसे पूछेगा कि प्रिसीजन की ऑर्डर बताओ, मतलब प्रेसीजन का ऑर्डर तुमको स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में पूछेगा, तो तुम लिखना कि मोबाइल में क्या यूज करते हैं, SIM, सिम यूज करते हैं। तो सिम क्या होता है,
सब प्लॉट, फिर उसके बाद इंटरेक्शन, फिर देन उसके बाद मेन प्लॉट। ठीक है, ये तुम्हारा प्रिसीजन का ऑर्डर है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई। नो सर। सो तुम्हारे जो स्टैटिस्टिक की कहानी थी वो खत्म हो गई मेरे हिसाब से। अब तुम लोग जितना भी जहां से भी क्वेश्चन हो वहां से करो, नहीं समझ में आए पूछो। ठीक है, बता। ठीक है, सर इसमें टू फैक्टर हम्म, सर इसमें टू हाँ फैक्टर होगा बताओ। लेबल। सर टू फैक्टर तो लेते हैं लेबल, जैसे सर 2 लेबल होगा 3 लेबल होगा। वो तो तुम्हारे ऊपर है कितने लेवल ले रहे हो, कि फर्टिलाइजर के डोजेस की लेवल क्या ले रहे हो, 3, 2, 3 कर रहे हो। ठीक है, जनरली जो है हमारे लेवल पे हम लोग 2 फैक्टर और का ही लेते हैं, 2 फैक्टर 2 लेवल का ही लेते हैं। ठीक है, सर अगर लेबल बढ़ाएंगे तो दोनों में लेबल बढ़ा के यूज कर सकते हैं सर। हाँ लेवल बढ़ा के यूज कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फिर। ठीक है, ओके सर, दोनों में सर अच्छा कौन सा है सबसे? सबसे अच्छा सर सब दोनों में उससे जैसे, नहीं सर जैसे स्प्लिट और स्ट्रिप में अच्छा, मतलब दोनों में। अच्छा तो देखो तुम्हारा कंडीशनल है, चीजें कंपेयर नहीं कर सकते। हमने क्या बोला, अगर तुम्हारा जो मेन फील्ड है, ठीक है, अगर मान के चलो कि तुमको एक सब प्लॉट में स्टडी करनी है, कंडीशन दोनों के लिए अलग अलग है ना, तो कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ अगर ऐसे बोलो आरवीडी एलएसडी और सीआरडी में कंपेयर करने को, तो सबसे इफिशियंट डिजाइन कोई भी है तो वो एलएसडी है। ठीक है, सबसे अच्छा इफिशियंट डिजाइन कोई है तो एलएसडी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए नोन होती हैं। ठीक, समझ आई मेरी बात? यस सर। हम्म, और बाकी ऐसे बात करो इन जनरल प्रैक्टिकल में बात करते हो तो सबसे ज्यादा यूज देखो तुम्हारी आरवीडी होगी, उसके बाद सीआरडी भी होती है, लेकिन यह है कि इफिशियंसी घटती जाती है। ठीक है, ठीक फिर, थैंक यू सर। थैंक यू भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, अब मेरी तरफ से तो खत्म हो गया कोर्स। ओके सर। अब ये जैसे है आज 7 तारीख है ना, तुम लोग ले लो मेरे से 15 दिन। ठीक, 15 दिन में स्टैटिस्टिक पढ़ो, उसके बाद एक दिन हम बैठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी होंगे, इसी तरह 1 घंटे 2 घंटे जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव की बुक्स के, वो सब सॉल्व करा देंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट खत्म हो ठीक गया। है सर। अब सब कोई जाके सुंडा पढ़ लेगा। अब सुंडा में तुमको एक चीज नहीं फंसने वाली, और जहां जहां करेक्शन कराया वो चीज कर लेना जरूरी आज से। बहुत गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो जो चीजें हमने बताई है उस चीजों को नोट कर लेना और वहां पे करेक्ट कर लेना। ठीक, कंफ्यूजन मत रखना। ठीक, चलो फिर, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू। और कोई किसी को जरूरत होगा तो भेज देना, किसी को भी कर देना ज्वाइन कर ले, ये रहेगा फिर जब तक तुम लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, तो जब मन चाहो तब ओके। देखो, किसी को भी दिखाना उसको भी दिखा देना। ठीक, ओके, चलो बाय।